जी, 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 जी। तो सर ज़रूर। शुरू करते हुए, वैसे आपको नंदलाल भारती जी को तो कोई मतलब मेरे जैसा इंसान तो उनके बारे में अगर शब्द बोलना भी शुरू करे तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे। आपने जॉन सार बावर का नाम दुनिया के नहीं, नहीं। है, और जितना आपके बारे में जानने की कोशिश करो शायद उतनी कम पड़ जाती है। आपने इतने सारी चीजें जॉन सार बावर की संस्कृति के लिए करी हैं। तो सर मेरी जो रिसर्च का विषय है वो ये है कि डेस्टिनेशन ब्रांडिंग एज ए टूल फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ जॉन सार बावर। तो मेरा मानना यह है कि जॉन सार बावर में सिर्फ सुंदर दृश्य ही नहीं है, वहां की हर चीज में सुंदरता बसती है। वहां के संगीत में सुंदरता बसती है, वहां के खान पान में सुंदरता बसती है, वहां के पहनावे में, वहां के लोगों में, वहां के रीति रिवाजों में सुंदरता बसती है। तो इस सब चीज के आपने सर विश्व पटल पे जॉन सार बावर को रखा है। आप वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में जॉन सार बावर को, उत्तरांचल को आपने रिप्रेजेंट करा है। आप कई देशों में जाके, जी, जी। साल में भी शायद आप जीते थे जब ये इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हुआ था। काफी आपको सम्मानित भी किया गया था। तो सर आप अगर मेरे को शब्दों में बताना चाहें तो किस तरह की आपको कैसा महसूस हुआ था कि हमारी संस्कृति जो है, जॉन सार बावर की संस्कृति जो है, उसमें कितनी शक्ति है कि लोग लोग आपको उससे पहचानने लग गए हैं। जी। जी मैं सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं आपका सरनेम नहीं जानता हूँ, क्या चौहान के नाम से, चौहान जी के नाम से संबोधित कर सकता हूँ? सर हिमांशु बोलिए, मेरे को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे जी। मेरे को हिमांशु बोलेंगे तो ज्यादा। हिमांशु। जी जी चलिए, 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 धन्यवाद सर। हिमांशु सर, सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई इस बात की देता हूँ कि इस विपरीत माहौल में और प्रतिकूल जो मौसम है, समय है हमारे लोक संस्कृति का, जी इस समय आपने ये विषय चुना है कि हमारी लोक संस्कृति को कैसे पहचाना जाए, कैसे इसको लोग अच्छा माने, को जो हमारी विशेषताएं वो जो है उसका विस्तार हमको मिले। और हम जिस माहौल में, जिस क्षेत्र में जन्मे हैं, उसके प्रति एक हिसाब से प्रेम करते हुए और वफादार होते हुए, ये बधाई आपको कि आपने जो है इस तरीके का ये सब्जेक्ट चुना है। जी सर। मैं सर जॉन सार बावर की जो लोक संस्कृति है, जी जिस लोक में हम जन्मे हैं, जिस समाज में हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, हम लोगों की जो जीवन की कला है, हम लोगों के जो मानवीय मूल्य हैं जीने के, इसको ही सर संस्कृति के रूप में हम लोग आगे जाके देखते हैं कि यही हमारी संस्कृति है। जी मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो हमारी जनजाति क्षेत्र की संस्कृति है, वो बहुत महान है, जी बहुत बेजोड़ है, बहुत बहुमूल्य है। इतना जरूर है कि उसका अब जो समय है वो बहुत कमजोर है। जी ये मान के चलिए आपकी जिस तरीके से मौसम में पतझड़ आता है, जी और जब पतझड़ का मौसम आता है तो जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो पत्ते झड़ने के लिए जो पश्चिमी संस्कृति की आंधी आई, जी उसमें हमारे उत्तराखंड के, पूरे ही देश के बहुत सारे अच्छे आयाम थे संस्कृति के जो उड़ गए। जी लेकिन सर हमारा और आपका ये सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति जो है वो जैसे जंगलों में छोटी छोटी घास होती है, जी जो आंधी को अपने ऊपर से निकलने देती है, और फिर आंधी जाने के बाद फिर से वो खड़ा हो जाता है, वो घास, वो पत्ते, वो पौधे। उस तरीके से हम लोगों ने उस आंधी को झेल लिया। आज जौनसार बावर की संस्कृति, क्योंकि आप एक शोधक हैं, आप जो है अनुसंधान कर रहे हैं, आप एक खोज कर रहे हैं, तो आपके उसमें जहन में इस बात को डालना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार, तो उसमें हम लोग 80% कामयाब में अपने संस्कृति को गांव में जिंदा रखे हुए, अभी भी, इस समय भी। अब तो उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब लोग जितने गांव से विमुख हुए थे, वो एक बार फिर गांव की तरफ मुड़ पड़े। चाहे वो गांव के आंगन में पहुंचे नहीं है, लेकिन सबका जो मुख है वो पश्चिमी संस्कृति से हटके अब गांव के तरफ आ गया है। जी उसका एक कारण तो यह है कि जब हम लोग सब प्रकार का टेस्ट ले लेते हैं, सब प्रकार का व्यंजन हो या घूमना हो, सारे दृश्य देख लिए दुनिया के, तब पता चलता है कि हम लोग किस पायदान पर खड़े हैं। जी हम जॉन सार बावर जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, चाहे संस्कृति के रूप में मानिए
या भौगोलिक परिस्थिति के रूप में मानिए, या हमारी सोच और मानसिकता के लिए मानिए। हम लोग सर जिस मुकाम पर, जिस ऊंचाई पर ईश्वर ने हमको खड़ा किया है, उसके लिए केवल हम लोग धन्यवाद कर सकते हैं उस सृष्टि रचयिता का। हमारी संस्कृति महान है। इसके संस्कृति के 3 मुख्य आयाम हैं, 3 इसके प्रकार हैं कि हमारा लोक वादन, जी हमारा लोक गायन और हमारा लोक नृत्य, जी जिसको हम लोग खुशी के तौर पे मनाते हैं। और शायद अपनी बात कहने के लिए ये तीनों ही प्रकार और आयाम हमारे लिए बहुत काफी हैं, जिसमें अगर हम लोक वाद्य यंत्रों की बात करते हैं तो आज भी 13 लोक वाद्य यंत्र, 13 अच्छा जी सर हमारे गांव के आंगन में जिंदा है। जी आज भी हमारी वेशभूषा, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का पूरा जो हमारा, आप तो हमारे जो अनुसार से लास्ट का जो हमारा पहनने का वस्त्र है वो कुर्ती है, जी और कुर्ती का जो लास्ट पल्ला है वो यहाँ से गले से ढकता है उसको, जी यहाँ तक आगे हमारा हाथ तक जो है हमारे बाजू ढके रहते हैं, यहाँ पे फिर कंगन लगते हैं, कांगूटे वगैरह, चूड़ियां, और पांव तक नीचे हमारे जो है ढका रहता है पूरा के पूरा। उसमें भी आगे अंगूठों में पोलिया है, इधर फिर कंगने हैं, पाजेब है। तो सर हमारा सब कुछ ढकने के बाद भी पूरा शरीर, फिर भी हम खूबसूरती में जम्मू कश्मीर और राजस्थान, जी ये हमारे आसपास टिकते हैं। बाकी खूबसूरती जब पूरे भारत की हम लोग मंच पर अपना वो करते हैं प्रदर्शन, जी तो मैं इस बात को केवल इस रूप में कह सकता हूं कि हमारे निदेशक जो पूरे भारत को देखते हैं, उन्होंने एक बार मंच से इस बात को बोला था कि अगर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, अगर ये लोग मेकअप करेंगे तो फिर जो है समझो कि लोक संस्कृति डूब गई, क्योंकि ये अपने आप में ही इतनी सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है, और फिर उसमें हमारे जो गहने हैं, हमारे उसके ऊपर साज सजावट के लिए हम लोग अलंकार लगाते हैं, उससे हमारी खूबसूरती सब दुनिया में अव्वल है। जी हम लोग अपने बोली भाषा पे, अपने स्वभाव से, देवी देवताओं के प्रति आस्था रखते हुए, ईमानदारी का प्रमाण देते हुए, भोजन में शुद्ध भोजन, जी अपने हाथों का जैविक खेतों से उत्पादन किया हुआ, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। जी और अंत में जो हमारा सामूहिक मेल है, जिसको सहकारिता भी कह सकते हैं, हम लोग समाज में एक दूसरे के काम कैसे आते हैं, एक दूसरे का हेल्प या उनको सपोर्ट कैसा करते हैं, इसके लिए सरकार ने, क्योंकि मैं सर भारत के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, जी भारत के नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, अच्छे 7 जोन है हमारे भारत के, जो पूरे भारत को बांटते हैं। सब जगह से कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। सब जगह के कलाकारों को देखने का, समझने का बहुत नजदीक से मौका मिला है। जो संस्कृति हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े ने, लोगों ने हमको सौंपी है, वो ऐसा लगता है कि ना जाने वो कितने विद्वान रहे होंगे। जी जब हम उनके गाए हुए छोड़े गाते हैं, जी हम उनके गाए हुए लांबड़ गाते हैं, जी हम उनके गाए हुए जंगू गाते हैं, जी और बहुत सारे हम लोग आपस में जब अनाने देते हैं, कहावतें देते हैं, तो वो तो फिर कबीर दास, रहीम दास, रस खान, जितने भी हमारे बहुत अच्छे लेखक हुए हैं जी सर, वो भी मात खा जाते हैं हमारे उन बुजुर्गों की। उन कहावतों पे 2-2 लाइन में उन्होंने पूरा सागर भरा है। तो हिमांशु जी, मैं क्योंकि एक तरफा ही बोल रहा हूँ, शायद आप अगर कुछ ऐसा चाहें कि किसी पक्ष को या किसी विशेष रूप को फोकस करते हुए मैं बोलूं, ये तो एक जनरल डाटा था कि हम लोग महान है, बिल्कुल हमारी संस्कृति महान है। जी जी सर तो अगर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहें जो संगीत है जो हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहें और कि इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और इससे जॉनसन बावर का कितना भला हो सकता है सर। देखिए सर, लोक वादन, जी लोक वादन एक तो ये है कि अभी बहुत मतलब समय के बाद जी उत्तराखंड राज्य ने हमारा जो सबसे मुख्य वाद्य है जी वो है ढोल। जी तो ढोल को राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है, ढोल को, कि ढोल हमारा जो है राज्य का जी मुख्य वाद्य यंत्र है।
तो ढोल जिसको फिर हम अगर हम संगीत की बात करते हैं तो हिंदू धर्म सनातन धर्म में जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि शिव ने इसको जो है पार्वती ने इसको आगाज किया था। तो वो ढोल जो डमरू से जिसका आकार अब बढ़ के ढोल पे आया, तो हमारा वो ढोल आज भी हमारे गांव में जिंदा है। और फिर सर उस ढोल के बारे में कहा जाता है, हम तो उसके प्राथमिक विद्यार्थी भी नहीं है, जी कि ढोल सागर, जी जो ढोल बजाने के हमारे विशेषज्ञ हैं, वो उस ढोल का जो वादन है उसको सागर की तुलना देते हैं कि वो एक सागर है। जिस तरीके से सागर को नापा नहीं जा सकता, उसको कहीं किसी बर्तन में या किसी इंच टेप या किसी फीते से नापा नहीं जा सकता, ऐसे ही ढोल में इतनी विधाएं हैं जी कि वो सागर है। बिल्कुल। लेकिन एक उदाहरण देता हूं आपको, उससे पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का और हमारे जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र का जो पहला वाद्य है ढोल, वो कितना ताकतवर है। पहला तो सीधा साधा उदाहरण ये है कि जिस ढोल वादन से जी हम लोग देवताओं को अवतरित करते हैं, जी हम लोग देवताओं के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हैं, और जिसके वादन पे हमारे इष्ट देवता भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, अपना नृत्य करते हैं, वो वादन अपने आप में कितना पाकसाप और कितना ताकतवर और शक्तिशाली रहा होगा, बिल्कुल। इस बात का हमें गर्व है। जी हमारे वादक वो हैं, मैं बकायदा नाम लेके आपको इस बात को कहता हूँ, आप शोधकर्ता हैं, जी मायाराम जी वर्मा नाम है उनका, और वो गांव अतलियों से हैं, बिशाइल खत से। जी जब हम लोग हरिद्वार में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड्स के लिए अपने संस्कृति मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी के निर्देशन में 1500 ढोल वादकों का एक सम्मेलन कर रहे थे, सर। तब उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि हम ढोल की वो विधा भी जानते हैं कि अगर आकाश से बिजली गिर रही हो जी तो हमारे वादन से उसका दिशा परिवर्तन हो जाएगी। हम उसको उसका जो एक कोण है उसको भी टाल सकते हैं। उत्तराखंड के जो सबसे मुख्य ढोल उत्तम दास जी जो पिताजी थे, जी वगैरह नचाते थे और बाद में उस वाद्य के माध्यम से वापस जंगल को भेजते थे। इस तरीके के सर कई उदाहरण वहां पे दिए, लेकिन ये उदाहरण नहीं दिए उन्होंने। जी उन्होंने उस वाद्य को बजाया भी, सब पैदा होता है, जी एक लय ताल उससे निकलती है जिसमें इंसान जो है आग के आग में कूद जाएगा, लोहे के सरिये को हाथ से स्पर्श करेगा, बहुत सारे बिच्छू घास जैसे जहरीले घास है उसका स्पर्श करेगा, उतनी शक्ति आती है कि उनके सामने वो आग पानी ताकत तो है जो आध्यात्मिक हम लोग। दूसरी ताकत है लोक नृत्यों की विधाओं की। जी हम लोग देश के लिए समाज के लिए जब भी कभी लड़ते भिड़ते हैं किसी मुकाम पर, तो आज तक बगैर ढोल के जी कोई भी युद्ध हुआ नहीं है। ढोल रणसिंगा महाभारत तक में जो है गूंजा है। जी और हम लोगों के पास तो लोक वाद्य यंत्र है और गांव-गांव में है, जी उसको बजाने वाले गांव-गांव में है, तो हम लोग अपने आप को कितना समृद्ध कह सकते हैं लोक संस्कृति के क्षेत्र में। इसी तरीके से सर गायन का मामला है जी कि चाहे मुगलों का हो, चाहे पांडवों का हो, कौरवों का हो, कृष्ण का हो, राम का हो, हमारा सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और आज कलयुग है, जिस भी दौर में हम लोग आए हैं, लोक वाद्य यंत्र हर जगह रहा है और हर जगह इनके वादन से हम लोगों ने अपने संस्कृति का इतिहास, उसका दस्तावेजीकरण, उसका डॉक्यूमेंटेशन जी जिंदा रखा है हम लोगों ने गीतों के माध्यम से। शायद अगर हम लोग हारुल विधा का गायन ना गाते तो आज जौनसार बावर के पास कुछ भी नहीं होता। अच्छा ठीक है। आज हमारे पास मासू देवता का इतिहास नहीं होता, आज हमारे पास नतराम नेगी जी का इतिहास नहीं होता, आज हमारे पास अगर केसरी चंद जी की गाथा, पंडित जी अनूके जो हैं शिवराम जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने उनकी एक पूरी कविता लिखी है, लोगों ने उसको माघ महीने में अपने धुन में ढाल करके गीतों में गाया है। एक उनका पूरा दिन प्रतिदिन का इतिहास जिंदा रखा है। कई घटनाएं जौनसार बावर की, गजू मलारी है और हमारे और कई प्रेम प्रसंग है, कई मोड़ के प्रसंग है, कई झगड़े हैं, कई आपस में मेल है, कई वीरता की गाथा है, वो हारून में सब जिंदा है। तो हम लोगों का तो इतिहास ही गीतों पर है। आज उस पे 2-4 किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन उसका जो आधार है, जिन पिलरों पर, जिन स्तंभों पर वो खड़ी है,
वो लोकगीत ही है। तो लोक वादन भी और लोकगीत भी दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब लोकगीत और लोक नृत्यों की बात आती है। जी लोक नृत्यों में हम लोगों के पास हारुल है। हारुल का एक सर, आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि जी हमारा जो हारुल है जी उसको हम लोग पंक्तिबद्ध तरीके से गाते हैं, एक लाइन में खड़े होकर गाते हैं, एक दूसरे के कमर में हाथ डाल करके गाते हैं, एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल करके गाते हैं। हम उसको जो है लॉक करके चैन बनाते हैं, अपने एकता का एक प्रतीक मान करके लोगों के सामने अपनी एकता को दिखाते हैं। सब लोग कैसे साथ नाच सकते हैं, आज दो आदमी साथ बैठ नहीं सकते और हमारा पूरा गांव, बच्चे बूढ़े जवान महिला बहन भाभी माँ सब एक लाइन में नाचते हैं। कितनी महान संस्कृति है सर, बिल्कुल कितनी महान संस्कृति कि जब आंगन में सब नाचते हैं, जी दर्शक है ही नहीं, बिल्कुल बजाने वाले बजा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, पीछे छोटा बच्चा है और आगे जो है बुजुर्ग है, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी। और वो शायद वो भी एक जमाना था जब इतने बुजुर्ग भी आगे तांद पे चलते थे, जिनको एक आदमी तंबाकू भी पिलाता था साथ में, जी जी साथ के साथ। वो इतना, तांदी का एक ऐसा नृत्य जो बहुत स्लो है, जिसको बहुत आराम से, उसमें उसमें वादन भी नहीं है, तो इतना मतलब उनको भी वो मौका दिया जाता था। और अपने गांव की एकता, कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे, कई लोग ये सोचते थे मैं इस साल इस पंक्ति में हूँ और अब आगे ना जाने क्या होता है। तो हमारे गांव की उस समृद्धि गायन में भी जंगाबाजी है, मोड़ है, मोड़ के माध्यम से हम लोग अपनी एकता दिखाते थे। जंगाबाजी के माध्यम से हम अपना युद्ध कला का जो खेल है, आक्रमण और प्रतिरक्षा का जो अभ्यास है, वो हम लोग करते थे। जी तो बहुत सारा सर, हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो शुद्धता के लिए बोलो, हम लोगों की महिलाएं सुबह नहा के गोंत गंगा जल लेकर के पहले चौका नहाती है, फिर चौका साफ करती है, फिर अपने इष्ट देवता को शुद्ध गाय के घी से तर्पण अर्पण और पूजा आराधना का काम करती है। और फिर एक उस बहुत पवित्र जगह पे वो भोजन बनाती है जिसमें कोई मसाला नहीं डलता था, कोई उसमें जो है तामसिक वस्तुएं नहीं डाली जाती थी। एक छोटी सी कड़छी से जो है 5 किलो दाल जो है पकाई जाती थी, और जो स्वाद उसका था वो आज इस होटल के दाल फ्राई का नहीं है, आज बहुत सारे मसालों का नहीं है। तो जौनसारी संस्कृति सर हर आयाम पर, मैं बाकी कुछ नहीं कह सकता, जी लेकिन जौनसारी संस्कृति की अच्छाई के लिए, जी उसकी विशेषता के लिए मैं हर प्रसंग पर बात कर सकता हूँ और अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख सकता हूँ। बहुत। जी जी हिमांशु जी बोलिए। जैसे आप खाने पे ले जा रहे थे, तो थोड़ा खान पान पे थोड़ी सी आप प्रकाश डालेंगे सर? हमारे खान पान में ऐसी मतलब चीजें हो सकती हैं जिसको अगर हम आगे ले जाएं तो लोग जॉनसर बावर को उसके खान पान के लिए भी जाने इस चीज को। हमारे हमारे बुजुर्गों ने सर हमको, जो आज बाबा रामदेव जी या बहुत सारे हमारे जो वैद्य हैं, जो इस पे खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं बीमारियों पे, आज का जो उन्होंने विशेष रूप से एक स्वस्थ आदमी के लिए भोजन को चुना है, वो हमारे कल्चर में था। बिल्कुल हम तो उसको उसको ऐसे ही कल्चर में जो खाते हुए आए हैं। हमारे पास वो सारे जो ऋतु से संबंधित भोजन था, क्योंकि ऋतु के साथ जो भी अनाज आता था हम लोग बाजार से तो लाते नहीं थे। जी बाजार से भोजन लाना, तो दुकान से खरीदना तो हमारे पिताजी तक भी जो है वो अपना अपमान मानते थे। अगर बाजार से नमक के अलावा कुछ लाया तो वो एक अपमान था कि अरे देखो ये तो बाजार से ला रहे। हमारे अपने कोठार, अपने उड़छे सब भरे रहते थे अनाजों से पूरे साल साल भर। और सर उसमें जैसा आपने कहा कि विशेषता तो उसमें ये थी कि जितने भी हमारे अनाज है जी जो आम इंसान खाता है, हम लोग उसको पैदा करने वाले हैं और अपने हाथों से अपने खेतों से उसको उपजाऊ भूमि पर उसको बोते हैं, काटते हैं और फिर पकाते हैं, खाते हैं। गेहूं, जौ, मक्का और हमारी जितनी भी दालें हैं, वो चाहे राजमा हो, कुलथ हो, हमारी और कई प्रकार की दालें और मूंग है, मसूर है। उसके बाद इन व्यंजनों से तैयार किया हुआ कावड़ी, छेड़ी, जो झंगोरा, इनसे उलुए थे जिसके अंदर तमाम लेकिन उसमें जो मेवे डालते थे, अखरोट के, मूंगफली के, बादाम के, और भी हमारे यहाँ जो कुछ
पौष्टिक चीजें होती थी, घी में उसको भून के फिर उसको घी के ही साथ खाते भी थे। तो पिनुए थे जो शुद्ध कोदों और उसका एक अनाज उसमें और मिला के उसको फिर पीस के उसको इतना मीठा बनाते थे कि उसमें कोई चीनी या कोई शुगर नहीं डालते थे। उसको पकाते, उसको पकाते फिर उसको जो है इकट्ठा करते, तो अपने आप उसमें इतनी मिठास आ जाती थी कि वो चीनी और गुड़ का कोई उसमें कुछ डलता नहीं था, और घी के साथ उसको भी खाते थे। तो ये हमारे वो व्यंजन थे। उलुए हैं, पिनुए हैं, खीर है, बाड़ी है, भात है, कावड़ी है, लाल चावल है जो आजकल शुगर फ्री जिसको बोलते हैं, ये था। खिंडारी है, हमारे यहाँ जब भी प्रसव होता है महिलाओं को तो उनका मुख्य भोजन खिंडारी होता है। आटे को सीधा जो है मथ देते हैं खूब, और उसमें शुद्ध घी डाल करके उसको खिलाते हैं, और वो बहुत ताकतवर भी होता है। मक्खन हमारे अपने गाय से भैंस से आता है। घी हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, और उस घी के साथ भी तमाम तमाम हमारे खान पान है, जो चिलड़े हैं और अपने घी में पकाई हुई रोटियां हैं जिसको तोड़िया का खाना भी बोलते हैं। कुल मिला के सर हमारा जो भोजन था वो बहुत ताकतवर था, और बहुत शुद्ध था, और बहुत जैविक था। जी बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात शायद मैं ये मानता हूँ कि वो ऋतु पे आधारित, मौसम पे आधारित हमारा भोजन होता था। जब जाड़े के दिन थे तो उस टाइप का भोजन करते थे, बरसात में आजकल उस टाइप का भोजन करते थे, गर्मियों में हम लोग छाछ मट्ठा, ये इस तरीके का, जो मट्ठा आजकल जो है 30-40 रुपए किलो मिलता है, हमारे यहाँ तो गाँव में मांग के मिलता है, घर में जाओ जी हमको मट्ठा दे दो और जितना मर्जी पियो। तो ये सब हमारी गौरवशाली वैभवशाली परंपरा रही है, जिसके ऊपर हमको गर्व है। जी। अच्छा सर, संगीत की बात करी और खान पान की बात करी, जब इन दोनों का जब जुड़ती हैं चीजें, तब हमारे त्योहार आते हैं कई निकल के। एक त्योहारों में ये जी, जी, जी। दोनों निकलती हैं। कई त्योहार हमारे ऐसे हैं खास जो हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको हम पटल पे ले जाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों में बहुत जागरूकता पैदा हो सकती है, और वो उन त्योहारों को, सिर्फ उन त्योहारों को देखने और उन त्योहारों में जो ये संगीत बजते हैं, जो ये खान पान दिए जाते हैं, उसके लिए ही हमारे गांव में आ सकते हैं। और जब वो गांव में आएंगे तो मतलब जरूर हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा वहां के लोकल लोगों को। तो सर ये जो हमारे त्योहार हैं, उन त्योहारों के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे सर? जो त्योहारों में हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट त्योहार हैं जौनसार बावर के। हाँ सर जी। तो मैं त्योहारों के बारे में मैं आपकी थोड़ी जानकारी चाह रहा था सर। जो त्योहार हमारे काफी मतलब माघ हो गया या बिस्सू हो गया, ये सब त्योहार मुझे ऐसा लगता है कि इन त्योहारों में बहुत लोग आकर्षित हो सकते हैं। उन त्योहार, हमारी जो दिवाली हो गई, जो गांव की दिवाली होती है, वो सब उनके ऊपर सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर, क्या क्या है, कैसे हैं, और हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारे हमारे यहाँ सर जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो 12 संक्रांति हैं, और 12 के 12 संक्रांतों में हमारे वो ढोल दमाऊ बजते हैं, इस बात के लिए कि अब ये महीना खत्म हो गया, दूसरा आ रहा है सबको, और उसमें देवताओं के लिए एक शुद्धिकरण के लिए और अपने प्रसन्नता के लिए वो शब्द बजाते हैं, और ये भी कि चलो महीना अच्छा गुजर गया, आने वाला महीना भी अच्छा हो, आने वाला मौसम भी अच्छा हो, और कोई भी दैविक आपदा या कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा प्राकृतिक कुप्रभाव ना पड़े, तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के जो बड़े त्योहार हैं, जी जो सर। हम लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ त्योहार है जो हम घरों में मनाते हैं, जी कुछ त्योहार है जो हम गांव के आंगन में मनाते हैं, जी और कुछ त्योहार है जो हम बाहर टीलों पे, बागों में और अपने डांडों में जी वहां पे मनाते हैं। सबसे छोटा सबसे छोटा त्योहार हमारा वो हो सकता है जो हमारा अपने घर में होता है, जब हम माघ के महीने में एक माघ त्योहार मना रहे होते, तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि हर घर में एक न एक दिन नाचेंगे, खेलेंगे, उसी घर में भोजन भी करेंगे। तो हम लोग वो परंपरा चलाते थे। कितना अच्छा था जब हम लोग एक साथ भोजन की वो परंपराएं माघ की निभाते थे। और उसको देखने के लिए जी अगर सर कोई बाहर का आदमी आए और वो उस 1 महीने का अनुसंधान, 1 महीने का पूरा गाँव में हमारा माहौल देखे, जी ये
हम लोग जो भी कुछ पकाते हैं, खाते हैं, मीट वगैरह, वो एक ठंड का और बर्फ का मौसम रहता है। शायद बुजुर्गों ने इसलिए भी हमको उस समय ये छूट दी होगी कि चलो भाई, इस समय हम लोग पूरे साल भर काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो शरीर में कुछ जो भी कमजोरियाँ आती थी, तो इन महीनों में खा पी के हम लोग आराम करके भी उसको पूरा करते थे। अगर कोई बाहर का आदमी आए जी, और वो ये देखे कि ये माघ मना क्या रहे, कैसा रहे, जी, अपने हमारे जो रिश्तेदार है वो कैसे आ रहे हैं, हम उनके यहाँ कैसे जा रहे हैं, फिर हम लोग उनको जो भोजन करा रहे हैं, उसकी पद्धति क्या है, उनको जो मान सम्मान दे रहे हैं, वो हमारा स्वभाव क्या है, और उसके बाद हमारा आपस में बातचीत का जो एक इसके स्टैंडर्ड या उसका स्तर होता था, वो कितना महान होता था। हम लोगों ने वहाँ कभी राजनीति की या जो आजकल कमाई की या ये जो भी निजी हित के मामले, इसकी बात तक नहीं करते थे। जी, अगर कोई मेहमान आते थे, वो पूछते भी ये थे फसल कैसे हुई? जी, इस बार कोई गाँव में सब सब ठीक-ठाक तो है? किसी परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर कोई मजबूरियाँ होती थी तो उसको फिर आपस में बाँटते थे। और एक इतना अच्छा वो मौसम रहता था माघ का, कि अगर उस टाइप का कल्चर, जी, अगर इसको मान लो हिंदुस्तान अडॉप्ट करें, कोई स्वीकार करें, अपने यहाँ ले जाएँ, तो सर जितने भी ये सरकार की करोड़ों अरबों की योजनाएँ हैं, जो आपसी मेल के लिए, सहयोग के लिए खर्च कर रही है, हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई ये संस्कृति को थोड़ा-सा नज़दीक से आके देखें। और क्योंकि हम लोगों को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हम हमारे बुजुर्गों ने हमको अंदर से संस्कार डाले हैं। जी, संस्कारवान बनाया है हमको। हम लोग आज भी किसी के साथ झगड़ा होते हुए देख नहीं सकते। जी, हम लोग ज़रूर उनको जुदा-जुदा कर देंगे, चाहे वो हमारे आस-पास हों, जान-पहचान के हों, लेकिन हम लोग किसी भी आदमी के ऊपर ज़ुल्म होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये एक अच्छे संस्कारों की बात है। तो हम लोगों के जो त्योहार है, उसके पीछे नाच-गान, प्रसन्न रहना, मौज करना, ये तो था ही। हुँ, लेकिन हर त्योहार के पीछे, हर नृत्य के पीछे एक बहुत बड़ा एक उसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ है। हुँ, अगर हम लोग बिस्सू मनाते हैं, जी, बिस्सू का वो डांडे में मनाए जाने वाला वो बिस्सू जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, पहला मकसद है कि मिलन का। जी, क्योंकि उस समय गाड़ी, घोड़ा, सड़क, ये कोई आने-जाने की व्यवस्था नहीं थी। तो साल में एक बार बिस्सू में लगभग सब लोग एक साथ मिलते थे। ऐसे तो मिलते रहते थे, लेकिन एक साथ उतने लोग एक साथ मिले और एक ही दिन मिले, तो जी, वो एक बिस्सू का एक दिन था जब हम लोग आपस में मिलते थे। लोग अच्छा उस दिन भी वो रोटियाँ वगैरह, मूढ़ी, चिवड़ा, बुकावन ले जाके आपस में बाँटते थे अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार, और कमर में हाथ डाल के एक-दूसरे को कोली भर-भर के, चूम के, भेंट करके अपना प्रेम का इज़हार भी करते थे। लेकिन सर उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था, जब जब बिस्सू आता था, तो हमारे जितने भी पुराने घर हैं, जी, हमारी छानियाँ हैं, हमारे कोई उड़चे हैं, तो ये ज़रूरी था कि बिस्सू आया है तो उनकी लिपाई-पुताई कर दो। जी, उनमें अपने स्थानीय जो लाल मिट्टी है या गदिया है, सफ़ेद मिट्टी है, उससे उसको सजा देते थे। जी, तो उस बहाने वो उसकी साफ-सफाई भी होती थी और वो कहीं से गिर रहा है, टूट रहा है, उसकी मेंटेनेंस भी होती थी। तो हम लोगों का जो बिस्सू त्योहार है, मतलब आउटडोर के जितने फेस्टिवल थे, उसके साथ-साथ कुछ गाँव की अच्छा है, अभी भी मेहमानों ने आना है, तो गाँव की सफाई भी हो जाए। आज तो स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए हम लोगों को कान पकड़े जा रहे हैं, तब कह रहे हैं कि अपने घर की सफाई करो। लेकिन उस समय ये तमाम चीज़ें हमारी संस्कारों और संस्कृति से और रिवाजों से और हमारे त्योहारों से जोड़ रखी थी। तो ये सर वो हमारा विश्व का था। दूसरा आंगन का सबसे बड़ा त्योहार था दिवाली। जो हमारी दिवाली है, उसको हम लोग गाँव के आंगन में मनाते हैं, वो घर में नहीं मनाते। जी, माघ का पूरा जाड़ों वाला त्योहार घर में मनाते हैं। जी, लेकिन दिवाली सब टोटल गाँव के सामूहिक और मुख्य आंगन में मनाते हैं। तो उसमें भी कितनी अच्छी बात है कि दिवाली में कि हम लोग आपस के उसमें गाँव-गाँव के ही होते थे। जी, एक तो आज हमको कलाकारी के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, सरकार बुलाती है, तब पता चलता है कि कौन नाचना जानता है, कौन गाना जानता है। लेकिन दिवाली के उस आंगन में 7 दिन की, 9 दिन की, 5 दिन की, जो भी अपने अपने रिवाजों के अनुसार कहीं हाथी बनता था, कहीं हिरन बनता था, जी, कहीं जो गुड़ियात गाई जाती थी, जी, कहीं जो है बैठ करके लोग आपस में हास्यप्रद आपस के जो पूरे साल के, देखिए दिवाली का वो पर्सन कितना अच्छा था कि अगर किसी ने पूरे साल में कोई जग हँसाई का या कोई ऐसा काम किया है जो नहीं जी, करना चाहिए, जी, उसका
लिए मतलब उस दिन उसका कार्टून बनना था, खेलते बनते थे और पूरे साल के उनके उस अच्छे का संदेश देते थे क्या, तो उनको भी उस दिन डुप्लीकेट बन के सर वो इतना बड़ा संदेश जाता था कि चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, ओनड़ा कहावत थी हमारे यहाँ कि खेलूटे बढ़िया, मतलब कोई ऐसा काम मत करना जिसके जो है दिवाली में खेलूटे बने। तो फिर हम लोग पूरे एक सामूहिक एक एक परिवार के रूप में पूरा गांव बैठ करके और बीच में हम लोग अपना एक कार्यक्रम चल रहा जिसमें हमारा पूरा गांव बैठा हुआ है। सर ये आयोजन कौन कर सकता है? ये अगर हमारी परंपरा ना हो, हम लोगों की वो ताकत ना हो कि हम लोग सब आंगन में आके उस दिन 5-7 दिन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी एक दूसरे के चेहरों को देखकर एक साथ मुस्कुरा रहे हैं, एक साथ हम लोग, तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा एक बात कह के सर मैं अपनी ये बात फिर खत्म करता हूँ। दूसरी बात थी हमारी संस्कृति खान-पान की। जी, जी। इस दिन खिचड़ी संग्रांद है, खिचड़ी खानी है, पूरे जौनसार वार में खिचड़ी बनेगी। जी। जिस दिन बकरे कटने हैं सबके आंगन में, चाहे वो गरीब है अमीर है, सब लोग उस दिन मीट बनाएंगे। जिस दिन खिंडाड़ी बनना है, मीठा भोजन बनना है, उस दिन वही बनेगा। जिस दिन वो उलुए पिनुए बनने हैं सब वही बनेगा। जिस दिन मक्खन खाना है, घी खाना है, वही बनेगा। ये जो हमने पूरे पूरे क्षेत्र को एक परिवार बना दिया, जी। पूरे पूरे गांव को एक कबीला बना दिया और पूरे अपने घर को एक आदमी, एक सेना के अंदर, एक मुखिया के अंदर विलीन कर दिया। इतना बड़ा विश्वास, जी। इतनी बड़ी एकता, इतना बड़ा समर्पण, ये केवल ये ताकत हमारे जौनसार बावर की संस्कृति में है। बाकी कहीं सब देखने को अभी तक नहीं मिली, इसलिए हम महान मानते हैं अपने संस्कृति। बहुत-बहुत। अच्छा सर, एक चीज और, ऐतिहासिक परिदृष्टि से आप जौनसार बावर को कहाँ रखते हैं सर? इतिहास के हिसाब से जौनसार बावर कितना महत्वपूर्ण है सर? देखिए सर, जो इतिहास, क्योंकि हम लोग जब से ये एक बीहड़ क्षेत्र रहा है, जी। ऐसा मानते हैं कि जौनसार बावर टॉन्स और यमुना नदी में एक ऐसा बीहड़ क्षेत्र था जब टॉन्स नदी का और यमुना नदी का पानी का वेग, जी। उसका प्रवाह इतना तेज था, आज भी है, जी। कि हम लोग इसको आर पार नहीं कर सकते थे कहीं से भी। पुल तो थे नहीं, तो गंगा जमुना को पार करना और इधर से टॉन्स तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इसको भी आर पार करना तो ये बस की बात नहीं थी। तो ये पूरा क्षेत्र उस समय बीहड़ हुआ करता था। मैं इतिहास के तौर पे सर कितना सच्चाई है, कितना हम तो लोक कलाकारी के हैसियत से जो गीतों में मिला है उसी को प्रमाण के तौर पे आपको बता रहे हैं। जब पांडवों ने अपने 1 वर्ष के गुप्तवास के लिए वो लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ जाएं जहां 1 वर्ष तक हमको पहचाना ना जाए, तो पांडव कहाँ-कहाँ थे, वो कहाँ-कहाँ थे, उनका पूरा जीवन। लेकिन उन्होंने ऐसा कहते हैं कि 1 वर्ष का गुप्तवास के लिए, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जौनसार बावर को चुना। जी। और वो लाखा मंडल से अंदर आए जी। और उसके बाद तमाम जौनसार बावर में घूमे। आप खुद जौनसार से आते हैं तो आपको भी मालूम है कि कहते ये है कि हमारा हनोल मंदिर, जी। मासु देवता का मंदिर, वो जी। पांडवकृत है, पांडवों ने बनाया है। हमारा लाखा मंडल है, लाखा मंडल के बहुत सारे प्रसंग है पांडवों से जुड़े हुए। जी। जब वो 1 वर्ष के गुप्तवास के लिए आए तब भी, और जब लाक्षागृह का हादसा हुआ तब भी। जी। और फिर जहां हम लोग रहते हैं, जी। बिल्कुल हमारे बगल में जो गढ़बैराट है, जी। आज भी गढ़बैराट के लिए बहुत सारे खोज कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन हमारे गीतों में उसकी बात आती है आज भी जी। कि राजा गढ़बैराट के यहाँ पांडवों ने भेष बदल करके वहां पे अपना वो समय काटा। राजा गढ़बैराट के यहाँ तमाम अपने बदले हुए नाम से जो है ब्रेनला अर्जुन बनी, और ये अपने नकुल अपने गाय जो गौथान है, आज भी हमारा रेवेन्यू गांव है, वहां की गाय बांधते थे, जी। वहां पर उन्होंने गाय चराई है। और युधिष्ठिर जो है क्या कंक नाम से, कंक के नाम से जो है वो राजा के साथ शतरंज खेला करते थे। तो ये आज भी है, कहीं किसी टिले का नाम आज भी भीऊ थात है जौनसार में, किसी को आज भी हम लोग भीऊ डांडा बोलते हैं, कहीं पे भीऊ का गुंडा बोलते हैं, कहीं भीऊ का गारा बोलते हैं। जी। और फिर एक प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध हारूल है कि जब वो पांडव यहाँ पर आए तो एक बार ये भी हुआ कि इनको आग मत देना, पानी मत देना, पता चल जाएगा कि कौन आया है तो पांडव
पहचाने जाएंगे। तो उस पे भी कई बार ये हुआ जब वो भूख से बिलख रहे थे तो माँ कुंती ने जो है अर्जुन से आग्रह करा, उन्होंने लाखामंडल में आखेट किया। फिर जो है जमुना पार से उन्होंने हिरन और काकड़ जो भी है उनका शिकार किया। जी फिर वो जो है पकाने के लिए आए तो कुंता ने उस मीट को खाया नहीं कि हम जो है काचा मांस खा नहीं सकते, इसको पका के खाएंगे नहीं तो बदनाम हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या लांछन लगेंगे। तो इतिहास के तौर पे सर हम लोग एक तो ये रहे हैं जी कि जोनसार बावर का ये वाला इतिहास गीतों में जिंदा है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि पांडव यहाँ आए थे और पांडवों को हम लोगों ने यहाँ शरण भी दी थी, उनको हेल्प भी किया था। और कहते तो यहाँ तक है कि जो हमारी जंगाबाजी है, हमारी हारूल है, ये भी एक प्रकार से पांडव जब आए तभी इसकी उत्पत्ति हुई है, जी क्योंकि उन्होंने सिखाया है हमको ये धनुष बाण चलाना कैसे चलाएंगे। तो एक तो सर इतिहास का ये है। दूसरा है मुगलों वाला पक्ष। जी जब मुगलों ने आक्रमण किया था हिमाचल, तब हम हिमाचल में थे, ये पांवटा से, जिसका भी पूरा बहुत बड़ा इतिहास है कि उन्होंने 9 लाख तंबू गाड़े थे हमारे पांवटा में और वो बिल्कुल 1-2 दिन में ही हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले थे। तो नथुराम नेगी जी उसमें एक सैनिक के तौर पर हुआ करते थे, उनको छुट्टी से वापस बुलाया, फिर उनको वहाँ भेजा गया। उन्होंने अपने बहुत ही चतुराई से जो उसके सेना नायक थे, हम्म, उनका वध किया, उनका सिर काट कर लाए थे और ये देख करके कि हम अपने छावनी में है और हमारे मुखिया का सिर काट कर ले गए तो ये कितने बलशाली होंगे, कितने अपने आप में जो है योद्धा होंगे, तो उल्टे पांव वापस चले गए थे। जी तो मुगलों वाला पक्ष भी हमारे यहाँ एक इतिहास से जुड़ता है। जी बाकी तो सर कोई ऐसा विशेष है नहीं, आप अंग्रेजों से लड़े हैं, अंग्रेजों से बहुत सारे सैन्य हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी जी है, जिनके नाम से मेला लगता है, जी जी उन्होंने देश के लिए आहुति दी, कुर्बानी दी, शहादत दी, इतिहास से भी जुड़े हैं और अपने संस्कृति के माध्यम से तो सर हम इस पहचान को हम लोगों ने बनाई है। जी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप हेलो। सरकार, जी सर, हेलो, हाँ सर। सर मैं एक और चीज पूछना, जी हाँ बोलिए सर। आप सरकार से हमेशा, मतलब सरकार जी हमेशा जुड़े रहे हैं, जी वो सब जगह गए, तो आपको क्या लगता है कि सरकार, एक तरफ सरकार और एक तरफ जो जॉनसार बावर के लोग हैं, उन लोगों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए कि ये सब जो हमारी खूबियां हैं, हमारे संगीत के, हमारे वाद्य यंत्र की, हमारे पहनावे के, कपड़े भी हमारे बहुत खास होते हैं जो आपने बताया, और हमारे त्योहार, ये सब उभर के लोगों के सामने आए। जैसे आप तो इन सब चीजों को लेके आप दुनिया भर में जाते हो, लेकिन हम अपने जॉनसार पावर में ऐसा क्या करें कि सरकार क्या करे और हम लोग जो आम लोग हैं वहां के, वो लोग ऐसा क्या करें कि इस ये निखर के आए बाहर और चीजें, और लोग यहाँ पे और तादाद में आए, जो कि सिर्फ चक्राता वक्राता देखने ना आए, जौनसार के गांव देखने आए, ताकि संस्कृति को देख सकें। ऐसे क्या क्या स्टेप्स जो सरकार ले सकती है और सच जो आम आदमी ले सकता है, वो आप बताएं अगर कुछ तो। मैं सर इसमें इसमें केवल एक सुझाव देता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, और अगर ये वाली बात बन जाए जी टूटू, जी सर आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर, हेलो। आवाज आ रही है सर। हाँ वो तो, हाँ तो चलो सर ऑडियो पे ही काम चलेगा, कोई नहीं, मेरा थोड़ा सा वीडियो हट गया है। कोई तो मैं सर ये कह सकता हूँ कि अगर केवल जोनसार बावर के लिए जो यहाँ विदेशी पर्यटकों के लिए आना निषेध है, नहीं, केवल ये वाली बंदिश हट जाए, जी यहाँ पर जो है देश और दुनिया के लोग बेरोक टोक जोनसार में आ सकें, जी तो हम लोगों का सब कुछ उधार हो जाए। बिल्कुल, जी क्योंकि जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो हम लोग अपने संस्कृति के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपने खान-पान के लिए, अपने रोजमर्रा जिंदगी को काटने का जो हमारा तरीका है, जी वो अपने आप में ही बहुत रोचक है। जी लेकिन उसको देखने के लिए सर कोई आए तो सही। जी 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 बिल्कुल, यहाँ तो पर्यटकों के लिए इतना इतना मतलब बेचारे वो भयभीत रहते हैं। जी हेलो। जी 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 सर, इतने वो भयभीत रहते हैं कि कालसी से जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो उनसे पूछा कम जाता है, जी जी, उनको सीधा अरेस्ट किया जाता है। अच्छा, जी मैंने कई कई पर्यटकों को सर निजी निजी तौर पर यहाँ पे हेल्प की है, किसी को फिर गेस्ट हाउस में रुकवाया है, किसी को वापस अब सैया तक छोड़ने गया हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार मसूरी से लोग आते हैं। तो जैसे ही वो हमारे यहाँ पास पहुंचते हैं चिलमेरी में हमारे गांव के ऊपर, तो आरपी द्वारा उनको रोक दिया जाता है।
बिल्कुल। तो वो लोग फिर, मैं समझता हूँ जितनों को भी कहते होंगे, ये कहते होंगे सब कुछ कर लेना लेकिन उस जौनसार वाले रास्ते पे कभी मत जाना। जी। तो यहाँ पे अगर पर्यटक सर जो बाहर के हैं, वही तो इस महत्वता को जानना चाहते हैं, वही तो संस्कृति को देखना चाहते हैं। जिस तरीके से मसूरी भरा पड़ा हुआ है, अगर केवल मसूरी जो आदमी 50 बार आ गया, वो तो चाहेगा कि एक बार मैं बगल में भी होके आऊं, और जब यहाँ आएगा तो 50 आदमी को बोलेगा कि वहां तो मसूरी से बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ आने ही नहीं दिया जाता है। तो पहला पहला जो हमारे लिए श्राप बना हुआ है वो है जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर में विदेशियों का ना आना। जी, ये बिल्कुल। वाला परहेज खुल जाए तो हम लोग फिर अपनी संस्कृति को, क्योंकि सर हमने अपने संस्कृति को जहां जहां भी परोसा है, जी, लोगों ने उसको बहुत सराहा है। बिल्कुल। मैं आपके उसके लिए एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि जब हम विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के लिए हमारा ऑनलाइन चयन हुआ और वो पूरे दुनिया की जूरी बैठी थी, तो 1.5 मिनट का समय सर मेरे को मिला उसमें, केवल 1.5 मिनट। जी, और जब हम वहां गए तो वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि उसमें 35,000 कलाकार लोग आए थे पूरे दुनिया से, 35,000। इस फिगर को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई कीर्तिमान बने हैं। जी, जी, कई रिकॉर्ड दुनिया में बने हैं कि 35,000 कलाकार एक मंच पर, जी, 7 एकड़ का वो मंच था, 7 एकड़ का, जी। और 40 फीट उसकी ऊंचाई थी, अरे बाप! और 39 लाख लोगों ने उसको देखा था सामने बैठ के। बाप रे बाप! 39 लाख। तो उसमें जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोगों को वो जो मंच बना था वो एक आंख के आकार का बना था, अंडा आकार। अंडे आकार। तो मैं 400 कलाकारों के साथ था, 400 कलाकारों के साथ उत्तराखंड से। जी, हमको उसके कोर में जगह मिली, कोने में, कोने में। हाँ। बिल्कुल जहाँ पे आंख का ये कोना होता है वहां पे हमारे 400 कलाकारों को खड़ा कर दिया गया। हुँ, कहीं से 1700 आए थे, कहीं से 2000 आए थे, पता नहीं कितने देशों से कितने कितने कलाकार आए थे। लेकिन सर ट्रायल के बाद जब उसका पूर्वाभ्यास हुआ तो देखिए हमारे संस्कृति की ताकत। मैं आपको आपके उसके लिए मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगा कि हम लोग जब परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, जी, हम लोगों को फाइनल के लिए उस मंच के बीचों बीच ला के खड़ा कर दिया गया कि ये 400 कलाकार इस मंच के बीचों बीच अपना प्रदर्शन करेंगे। जी, हमारे पास वो परात नृत्य वगैरह, ढोल रणसिंगे, नगाड़े बड़े बड़े। तो ये पहचान, ये परख, ये जिस नजरिए से भी वो लोग देख रहे थे तो वो तो एक 155 देशों की संस्कृति को देख रहे थे, बिल्कुल। 155 देशों की संस्कृति को, और उसमें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को उसमें भी हाईलाइट हम लोग जौनसार के अपने नृत्यों को कर रहे थे। तो उस पहचान को सर अब आप लगा सकते हैं कि हमारी वो वेशभूषा, हमारा वो चलने का स्टेप। और देखिए एक हादसा और हुआ उसमें, जी, जम्मू कश्मीर के 300 कलाकार अपना ऑडियो खो दिया उन्होंने। अरे! हाँ, हाँ। जिस ऑडियो पे उनको अपना करना था वो ऑडियो उनका नहीं चल पाया, मिस हो गया वो। जी, तो उनसे पूछा गया कि ये इतना संगीत है यहाँ पे जो बज रहा है, आपको जो पसंद है आप उस पे अपना अभिनय कर लीजिए। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उत्तराखंड वाले रिदम पे नाचेंगे। तो 400 हम थे, 300 हम लोगों ने, 700 लोगों ने नृत्य करा उस पे, और खैर साथ में तो पूरी दुनिया खड़ी थी। तो जौनसार की संस्कृति, जौनसार का पहनावा, जौनसार का अभिनय वो अद्भुत है सर, जी, अद्भुत। जी, क्योंकि उसको मन से जो हम कुछ गाते हैं उसी को मन से जीते भी हैं, जी, बिल्कुल। उसी को फिर अंदर से निकालते भी हैं। वो कोई स्कूल का सिखाया हुआ जी, डांस नहीं जी, जी, है। जी, हम लोगों का जो नृत्य है वो मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूँ जी, अरे वही विश्व सांस्कृतिक महोत्सव है, वही जो फोटो है उसी के लिए रखा जाए। हमारी एक एक चीज, हमारी जो नथ है, हमारा जो बुलाक है, हमारा जो तुंगल है, हमारी जो उतराया है, हमारी जो शूच है, हमारा जो हार है, हमारी जो वो है जिसको गले में कौन सा पट्टा बोलते हैं, वो एक पट्टा आता है जिसपे ऐसे नुकीली कमी, ऐसी मैं उसका नाम भूल गया अभी, जो टिपिकल नाम है हमारा। हाथ के कांगूटे हैं, जी, इतने इतने जबरदस्त चमकोलिया जो 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 यहाँ पे लगाते थे, आज तो उसका नाम मांगटिका हो गया, नाटू के बाहर बांधते थे उसको। तो इतनी साज सज्जा से लबालब जी, हमारी महिलाएं होती थी, उसको हाईलाइट किया जाए।
उसका मकसद समझाया जाए, हम लोग कौन सा वस्त्र क्यों पहनते हैं, उसकी जो सिलाई का तरीका है वैसा क्यों है। हम लोगों के जो वाद्य यंत्र है वो केवल मनोरंजन नहीं है, शोर नहीं है, उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक उसका संगीत का पक्ष है और दूसरा उसका खूबसूरती का पक्ष है। हम लोगों का हर हर तरीके से हमारा संस्कृति का समावेश बहुत एक हिसाब से महत्वपूर्ण है हर उसके लिए। जिस 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 माहौल में हम लोग जब चलते हैं, जब कभी कभी हमारा खाने खाने का विश्व होता है, तो हरियाणा पंजाब अब तो सब जगह से लोग आते हैं, तो जो लोग आते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। जी जी मतलब ऐसा लगता है जैसे ये समझ रहे हो कि हम लोग स्वर्ग लोक में आ गए, बिल्कुल क्योंकि उतनी खूबसूरती और उतना वो गहना, और फिर वो गहना सोने का लगा हुआ। आप हम लोग नीचे एक सोने की चेन पहन के नहीं जा सकते। यहाँ पे जो है कोई जो है जंगल में जा रहा है, कोई सड़क से उतर रहा है, कोई अकेले दौड़ रहा है और उनके पास जो है लाखों रुपए का जेवर पहना हुआ है, बिल्कुल लेकिन मजाल की किसी के मन में शंका तक हो जाए कि ये भी कोई कृत्य यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके का माहौल कायम करना सर, ये हमारी संस्कृति की ताकत है, और इस ताकत को अगर हम परोस पाए तो दुनिया लोहा मानेगी इसका, और लोग बाग भी बोलेंगे कि भाई अगर कहीं से इंसान का जीवन जीना है, मानवता का जीवन जीना है, तो जॉन सर के इस कल्चर को, इस पे शोध करो, इस पे खोज करो और गांव गांव में इसके बीजों को बो, ताकि सब संपन्न हो। जी सर, आपका दायरा बहुत महान है सर। आप हमारे इस जौनसार बाबू की संस्कृति को बहुत सशक्त माध्यम बना के पूरे विश्व के सामने और कम से कम आने वाले पीढ़ी के सामने तो रख ही दीजिए। जी 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 सर। अच्छा सर, जी हिमांशु। यही सोच रहा था कि 24 जून 1967 को शायद जॉनसार बावर को ट्राइबल एरिया घोषित करा गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 67 67 67 को, हाँ 67 जी 1967 को। 24 जून 67। बिल्कुल सर। तो मैं ये सोच रहा था कि 24 जून को क्यों ना हम लोग जॉनसार बावर में जॉनसार दिवस मनाएं, जिस दिन हम लोग एक म्यूजिकल फेस्टिवल रखें जहां पे गांव गांव से जॉनसार के लोग आके अपना संगीत पेश कर सके, और खान हमारे जॉनसार बावर का वहां खान पान हो, और लोग दुनिया भर से लोग वहां पे उस फेस्टिवल को देखने आए, उस जॉनसार दिवस को देखने आए। तो मेरा ये सोच थी सर, छोटी सी, बाकी तो ये आप लोग आगे ले जा सकते हैं इस चीज को। बहुत नेक और बहुत उचित सर ये मशवरा और राय है आपकी। जी क्योंकि एक तो वास्तव में ये भी एक विडंबना की बात है कि हमारा जौनसार का कोई दिवस है ही नहीं। जी बिल्कुल जौनसार का कोई दिन है ही नहीं कि जिस दिन हम लोग एक अच्छे काम के लिए सब इकट्ठे हो सके। जी तो पहले तो आपको बहुत 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 बधाई इसकी कि आपने एक नया एक पहल की कि हम लोग जौनसारी दिवस मनाएं। और इस जौनसारी दिवस के लिए अगर वो जौनसारी दिवस मनाया जाता है तो वो जौनसारी दिवस फिर होना भी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि आजकल हम लोग ना सर, हम लोग अपनी जो हमारी प्राकृतिक और वास्तविकता है उसको खोते 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 नजर जा रहे हैं। खोते इसलिए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों की जो विवाह पद्धति है, जी हम लोगों की जो संस्कारों की पद्धति है, वो हम लोगों ने जो 16 संस्कार हिंदू सनातन धर्म में थे, जी वही 16 से भी ज्यादा हम जौन सा के रिवाजों में है और हम लोग मनाते थे। जब हम हिंदू संस्कारों को अभी आपस में मिलान कर रहे थे, तो हमको पता चला कि सर हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे संस्कार मनाते हैं। थोड़ा सा नाम अलग है और हमारा थोड़ा सा उसको अपना व्यक्तिगत रूप से मनाने का तरीका अलग है। हमारा पेट में अंश पड़ने पर मानव का जी गर्भधान संस्कार, जी वहां से हम लोगों की शुरुआत होती थी जौनसार में। जी हम लोग जो पति पत्नी का पंडित जी से जा करके ये बहुत सारा तब से ही जो है हम अपने संस्कृति के लिहाज से चलना शुरू करते थे। फिर उसके बाद पेट में अंश पड़ता था, फिर बच्चा पैदा होता था, फिर बधाई बजती थी, फिर उसका दर्शाता बजता था, फिर उसका जो है वो जो है केस छोड़ा जाता था जिसको छोटा बोलते थे, फिर उसके पूरे बालू, मतलब 16 के 16 विवाह वाले भी, फिर बाद में लगभग सारे आपस में मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग उस सनातन और हिंदू संस्कृति से भी महान तरीके से अपने वो संस्कार मनाते थे। आज हम लोग अगर हिंदू हम जौन सा दिवस मनाते हैं, तो हम लोगों को जो हमारे संस्कारों से संस्कृति बनी है, जी जो हमारे गांव के घर के परिवार के जो संस्कार हैं, जी घर से बाहर आने पर वो फिर संस्कृति हो गई।
तो उसको जिंदा रखते हुए, उस मूल को पकड़ते हुए, उस वास्तविकता को लेकर के हम लोग अगर जौनसारी दिवस मनाते हैं तो सर एक बार के लिए सबके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी कि क्या हम लोग यहाँ पर थे और हम लोग तो कितना नीचे चले गए, हम लोग हर तरीके से बहुत ऊपर खड़े थे। आज जो है जिस पहनावे में हम लोग उतर रखे हैं, जिसमें हम लोग जो है अपनी शान शौकत मान रहे हैं, जो अब जिससे आधा बदन दिख रहा है, हम लोग आज जो है खान पान की जो हमारी व्यवस्था है, जिसमें हम लोग ये तमाम जो मोमो पता नहीं क्या क्या रोल वगैरह खाते हैं, वो छाछ मट्ठे वाले बने हुए व्यंजन, वो कितने महान हो सकते हैं। फिर हमारे पहनावे में हम लोगों की चोड़ा, जंगेल, डिगवा, सलुकवा, हम लोग कितने उसमें एक बार कोई पढ़ा लिखा आदमी हमारा उसको पहन ले तो ऐसा लगेगा कि वो पता नहीं कितने बड़े महान घर से आया होगा। और जबकि जैसे लग जाता है कि तो तमाम अच्छाइयों को लेकर के, लेकिन अच्छाइयों के साथ वास्तविकताओं को लेकर के अगर हम जौनसारी दिवस मनाते हैं तो एक बार के लिए वो भविष्य के लिए भी, वर्तमान के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सर आईने का काम करेगा, दर्पण का काम करेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। जी 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 जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।